Assalamualaikum dear students. Welcome to the lecture number 5th for the class 11th, and in this lecture we will discuss work done by the variable force. So इससे पहले आपको पता था कि वर्क कैसे निकालते हैं. आपको पता है कि जब भी किसी बॉडी पे फोर्स पड़ेगा और वो उस बॉडी को डिस्प्लेस करेगा किसी भी दिशा में सिवाय परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो वो वाला फोर्स वर्क करता है. तो हमने पता था कि वर्क इज नथिंग, वर्क इज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. मगर ये जो वर्क निकलती है इट इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. नाउ द क्वेश्चन इज, ये रिलेशन आपने तभी यूज करनी है जब आपके पास ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट है. जब आपके पास एक फोर्स जो है वो वैरी नहीं हो रहा है, वो वेरिएबल फोर्स नहीं है, तब जाके आप वर्क अगर निकालना चाहेंगे उस फोर्स से जो वैरी नहीं हो रहा है, जो कांस्टेंट हो रहा है, तब जाके आपको ये वाली रिलेशन यूज करनी है. दैट इज वर्क इज नथिंग, इट इज द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. आपने बस यहां पर उस फोर्स का मैग्नीट्यूड रखना है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड एंड द कोसाइन ऑफ द स्मॉलर एंगल बिटवीन द फोर्स वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. That will give you the amount of the work done by that constant force. तो remember this thing कि ये जो वर्क निकलता है F.D it is due to the constant force. अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा तो then it will be some ये वाली जो रिलेशन है it will be little modified. ये थोड़ा हम इस रिलेशन को मॉडिफाई करेंगे, तो इसका मतलब कि वो ये नहीं रहेगा. So that is why we have to find the work done by a variable force. तो अगर आप वर्क निकालेंगे तो उससे पहले मैं आपको ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर हमें वर्क दिया गया, वर्क निकालनी होगी किसी फोर्स से जिसने कोई डिस्प्लेसमेंट दे दिया किसी बॉडी को, आपने ग्राफिकली उसकी वर्क निकालनी है. तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको पता है कि वर्क इज नथिंग, इट इज द प्रोडक्ट बिटवीन, अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखें तो इट इज नथिंग, इट इज द प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो आपको पता होगा कि जब भी हम एरिया निकालते हैं तो वहां पर हमें दो डायमेंशंस का मल्टीप्लाई करना पड़ता है. समझ में आया? कभी लेंथ और कभी ब्रेड्थ, कभी लेंथ और ब्रेड्थ के दरमियान मल्टीप्लाई करेंगे तो वो विल गेट द एरिया ऑफ दैट सरफेस. तो कभी हम हाइट और लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे, वो विल गेट द एरिया ऑफ दैट सरफेस. अगर अब यही तीन वेरिएबल्स का, तीन डायमेंशंस का मल्टीप्लाई होता है तब जाके हमें क्या निकलता है, तब जाके हमें वॉल्यूम निकलता है. दैट इज व्हाई वॉल्यूम हैज अ यूनिट मीटर क्यूब. और इन द सेम वे एरिया का जो यूनिट है दैट इज मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहां पर दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई हो रहा है. तो अगर आप यहां पर इस चीज को अप्लाई करेंगे कि जब दो डायमेंशंस को मल्टीप्लाई हो रहा है तो वी गेट द एरिया, जब तीन डायमेंशंस को मल्टीप्लाई होता है वी गेट द वॉल्यूम. तो यहां पर अगर आप फोर्स को एक डायमेंशन मान लेंगे और डिस्प्लेसमेंट को दूसरा डायमेंशन मान लेंगे, आप दो डायमेंशंस को सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हो और यू गेट द वर्क. तो इसका मतलब ये है कि ग्राफिकली जो वर्क है ये कुछ नहीं होगा, इट विल बी अ एरिया. ये वर्क जो हम ग्राफिकली निकालेंगे ये हमेशा एरिया होगा. किस किस के दरमियान? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान. मतलब कि अगर आप ग्राफ बनाएंगे, फोर्स एक एक्सिस के अलोंग लेंगे और डिस्प्लेसमेंट दूसरी एक्सिस के अलोंग लेंगे, तो आप देखेंगे उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व के अंदर कितना एरिया आया. तो इसका मतलब ये है कि आपने इन दो का प्रोडक्ट किया, तो इसका मतलब ये है कि आपको वर्क निकली. फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं ग्राफ बनाऊंगा. ये मैंने यहां पर फिलहाल एक ग्राफ बनाया और इस y एक्सिस के अलोंग मैंने फोर्स ले लिया, ये वाला फोर्स, और x एक्सिस के अलोंग मैंने डिस्प्लेसमेंट ले ली जो ये फोर्स कर रहा है. तो अगर मैं इनके बीच में मल्टीप्लाई करूं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, मतलब कि मैं हाइट को ब्रेड्थ या विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो व्हाट आई एम गेटिंग, तो वी आर गेटिंग सिंपली द एरिया ऑफ दिस प्लेन, दिस सरफेस. तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास एक कांस्टेंट फोर्स होगा, कांस्टेंट फोर्स मतलब डिस्प्लेसमेंट जो करा रहा है, जो फोर्स डिस्प्लेसमेंट दे रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के मुताबिक वेरी नहीं हो रहा है. फॉर एग्जांपल इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है F, तो जब इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई, सपोज इतने यूनिट्स डिस्प्लेसमेंट हुई, तो उस टाइम भी फोर्स F ही लग रहा था.
जब इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई यहां से यहां तक, उस टाइम भी यही फोर्स लग रहा था। जब इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई तो उस टाइम भी यही फोर्स लग रहा था। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर मैं जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो कांस्टेंट है। वो क्या है? वो कांस्टेंट है। और मैंने ये बताना है कि इस फोर्स ने इतनी डिस्प्लेसमेंट की, बताओ इसका एरिया कितना होगा। आपको पता है कि यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फोर्स को एक एक्सिस के अलांग लेंगे और डिस्प्लेसमेंट को दूसरी एक्सिस के अलांग लेंगे और फिर हम देखेंगे फोर्स कैसे वेरी हो रहा है। दिस इज द फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो। ये वाला जो मैंने ऊपर बनाया, दिस इज द फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो। मैंने ये देखना है कि इस करो के अंदर कितना एरिया आएगा। मुझे लग रहा है कि यहां पर ये तो रेक्टेंगल का एरिया आ रहा है, तो दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, व्हाट विल बी दैट? दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। सो ये जो आप इन दो के बीच में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दिस एरिया विल गिव यू व्हाट? द वर्क डन बाय दिस कांस्टेंट फोर्स। तो इसका मतलब यह है कि जब भी आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ग्राफ कोई होगा तो आप ग्राफ उस कर्व के अंदर देखेंगे कितना एरिया होगा। दैट इज द वर्क डन बाय दैट फोर्स। समझ में आ रहा है? नाउ द क्वेश्चन इज, अगर वेरिएबल फोर्स होगा, मतलब कि ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये कुछ वेरिएबल है, ये डिस्प्लेसमेंट के मुताबिक वेरी हो रहा है, तब जाके हम वर्क कैसे निकालेंगे? तो हम यही कॉन्सेप्ट वहां पर भी यूज करेंगे। अब देखिए आप यहां पर मैंने ये फोर्स जो है वो वेरिएबल लाया। जब फोर्स वेरिएबल आएगा तब वर्क इज नॉट इक्वल टू सिंपली प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तब ये वैसा नहीं है, क्योंकि आपको यहां पर फोर्स वेरी आ रहा है, तो आप कौन सा वैल्यू यहां पर देंगे? तो इसका मतलब ये है कि यहां पर आप कोई भी वैल्यू नहीं दे सकते, बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज गेटिंग वेरीड। तो जब आपने ये रिलेशन यूज करनी है तब जाके फोर्स कांस्टेंट होगा, तो अब वेरिएबल फोर्स होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, सर वेरिएबल फोर्स के लिए हम वर्क क्यों निकालें? क्योंकि डे टू डे लाइफ में आपको कांस्टेंट फोर्स रेयर मिलते हैं। आपको जो भी फोर्सेस मिलते हैं डे टू डे लाइफ में, यूजुअली जो भी फोर्सेस मिलते हैं वो हमेशा वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बात करूंगा एक गाड़ी की। गाड़ी पे जो इंजन होता है, गाड़ी का जो इंजन होता है उस पर तो फोर्स लगता है, वो इस इंजन को चला रहा है और इंजन जो है वो गाड़ी को चला रहा है, और वो जो फोर्स होता है जो इंजन पे लग रहा है वो हमेशा वेरिएबल होता है। आप बोलेंगे कि सर वो कैसे वेरिएबल होता है? क्योंकि आपको पता है कि जब गाड़ी स्टॉप कर रही थी तो अब आपने फोर्स लगाया, तो इंजन पे लगाया तो कुछ अमाउंट फोर्स होगा उस टाइम, तो गाड़ी मोशन में आ गई। फिर आपने तेज भगाना है उस गाड़ी को, आपने उसको एक्सेलरेट करना है, तो आपने फिर से फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज करना है। तब जाके आपने जंप आगे देखा, स्पीड ब्रेकर आगे देखा, तो आपने उसकी स्पीड स्लो डाउन करनी है, तो आपने फिर से डिफरेंट अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना है। फिर आपने एक पैसेंजर को उठाना है, तो आपने फिर से फोर्स इंजन पे लगाना है और गाड़ी को रोकना है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी गाड़ी पे जो फोर्स लग रहा है वो तो वेरिएबल फोर्स है। तो इसका मतलब है कि इसी तरह कई हजारों एग्जाम्पल्स हैं, जो भी आप डे टू डे लाइफ में जब भी फोर्स एक्ट करते हैं वो हमेशा वेरिएबल ही होता है। तो अब हमने बोलना है कि इस वेरिएबल फोर्स की वजह से कितना वर्क किया होगा ये वेरिएबल फोर्स, वो निकालना है। बट हमें एक बात तो पता है कि जब भी वर्क निकालनी होगी ग्राफिकली, तो हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो कर्व आएगी, जो इनके दरमियान जो कर्व आएगी, हम उसका एरिया निकालेंगे। उस कर्व के अंदर जितना भी एरिया आएगा, दैट एरिया विल बी द वर्क डन बाय दैट फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी। तो वो इतना फोर्स, वो इतनी वर्क होगी जितना आपको एरिया निकलेगा अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो। यहां पर अगर आप ग्राफिकली देखेंगे, यहां पर मैंने जो फोर्स बनाया, क्या ये कांस्टेंट है? बिल्कुल भी कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज द ग्राफ इज नॉट लीनियर। तो ये कर्व्ड है, तो ये कुछ टेढ़ा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है, ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल दे दिया आपको कि ये वाला जो फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट के मुताबिक वेरी हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड वेरी हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला फोर्स जो है ये क्या होगा? ये वेरिएबल फोर्स है। पर जब ये इतने डिस्प्लेसमेंट कर रहा है तो फोर्स यहां से यहां बढ़ रहा है। तो इससे पहली वाली जो एग्जांपल थी, जब इतनी डिस्प्लेसमेंट थी उस टाइम भी वही फोर्स था, जब आगे डिस्प्लेसमेंट और हुई तो फिर से वही फोर्स था, वो कांस्टेंट फोर्स था। वहां पर एक रेक्टेंगल बन रहा था, रेक्टेंगल का एरिया निकालना बहुत आसान है। नाउ लुक एट हियर। तो यहां पर जब आप इतनी डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो
फोर्स इतना लगाना पड़ता है, मतलब कि आपको इंक्रीज करना पड़ता है फोर्स। जब आप और डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो आपको और फोर्स चेंज करना पड़ता है, मतलब कि जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आपने करनी है आप उतना फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं। फिर आप और डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो थोड़ा बहुत कांस्टेंट रह रहा है। मतलब कि मैंने एक एग्जांपल दी थी यहां पर, ये वेरिएबल फोर्स है। तो अब आप मुझे बताइए कि बताओ इस फोर्स ने जो यहां पर वेरिएबल है, बताओ इसने कितनी वर्क की होगी यहां से इसने डिस्प्लेसमेंट करी यहां तक, मतलब कि इस पॉइंट से, चलो इसका नाम देते हैं एक्स आई, इनिशियल पोजीशन से लेके यहां तक। सो दिस विल बी द एक्स एफ। तो इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक इसने इतनी डिस्प्लेसमेंट कराई और फोर्स ऐसे वेरी हो रहा था, बता इसने कितनी वर्क करी होगी। बट आपको पता है कि ग्राफिकली जब भी हम वर्क निकालते हैं हम देखते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट करो के अंदर कितना एरिया आएगा, दैट विल बी द वर्क डन। समझ में आ रहा? तो ये तो आसान है। तो आपने तो इसका इस करो के अंदर जो भी एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है, तो आपने इसका एरिया निकालना है। इस करो के अंदर जो मैं यहां पर डैशड बना रहा हूं, तो आप ये एरिया निकालिए। ये एरिया जब आप निकालेंगे तो यू गेट द वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स। बट मुझे एक बात बताओ, हाउ डू यू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस फिगर, बिकॉज दिस इज नॉट एनी रेगुलर फिगर। ये कोई ऐसी फिगर नहीं बन रही है जो स्क्वायर है। स्क्वायर होगी तो हम ए स्क्वायर कर देंगे, बिकॉज साइड स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो रेक्टेंगल होगा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देंगे। ना स्क्वायर है, ना रेक्टेंगल है, ना सर्कल है, ना रोम्बस है, समझ में आ रहा है, ना इलिप्टिकल है, वेरिएबल फोर्स है, कुछ टेढ़ा सा बन रहा है यहां पर ग्राफ। तो इसका एरिया निकालिए। तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया? तो इसका एरिया निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का कंसेप्ट यहां पर होगा, वो मैं ग्राफिकली आपको यहां पर क्लियर कर दूंगा। हमने एक्चुअली इस फोर्स डिस्प्लेसमेंट करो के अंदर जो एरिया आएगा वो निकालना है। दैट विल बी द वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स। वो कैसे निकालेंगे वो मैं यहां पर बता रहा हूं। ये एरिया निकालना तो बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज इट इज नॉट द एरिया ऑफ एनी रेगुलर फिगर। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं एक मास्टर स्ट्रोक लगाता हूं। वो क्या है कि मैं यहां पर इस एरिया को छोटे छोटे रेक्टेंगुलर पीसेस में डिवाइड करूंगा, छोटे छोटे। तो जब मैं छोटे छोटे रेक्टेंगल में इसको डिवाइड करूंगा तो मैं एक एक रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया निकालना बहुत ही आसान है। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट विल बी द एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल। तो उनका एरिया निकाल के उनको सम करूंगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये वाला एरिया तो छूट रहा है। हाँ, छूटने दो, अभी फिलहाल छूटने दो, फिर मैं बताऊंगा कि आगे क्या करेंगे। पहले में तो इतना एरिया तो निकाल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली एरिया तो निकाल सकते हैं। वो इक्वल नहीं होगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस सरफेस अंडर दिस कर्व। तो मैंने छोटे छोटे रेक्टेंगल बनाए इस पर। तो इस एरिया को मैंने सुमार रेक्टेंगुलर पीसेस में डिवाइड किया। अब मैं उस रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा। आपको पता है कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो यहां पर लेंथ क्या है, फोर्स, ये वाला फोर्स, इसका फोर्स, यहां पर अलग फोर्स, यहां पर अलग फोर्स, यहां पर अलग फोर्स, इनटू डिस्प्लेसमेंट, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट, छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट। बट आप बोलेंगे कि सर यहां पर तो फिर से फोर्स वेरी हो रहा है। बट अगर आप यहां पर इस रेक्टेंगल की तरफ देख लेंगे, एक यहां पर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहां से यहां तक फोर्स लग रहा है। तो अगर आप देख लेंगे कि फोर्स यहां पर अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रह रहा है, कांस्टेंट नहीं रह रहा है, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ओवर दिस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स। मुझे यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट चाहिए, पर मैंने छोटे डिस्प्लेसमेंट करी। उस छोटी डिस्प्लेसमेंट जो फोर्स लगेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा अप्रोक्सीमेटली। तो जब आपको अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट फोर्स भी पता और डिस्प्लेसमेंट भी पता, तो अब आपको तो पता है कि वो कैसे निकालते हैं। जब कांस्टेंट फोर्स होता है तो उसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द एरिया, यू विल गेट द वर्क डन। तो यहां पर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा। कैसे निकलेगा ये इसका एरिया, डेल्टा ए विल बी इक्वल टू फोर्स, कितना लग रहा है यहां पर, एफ एक्स मान लेते हैं, बिकॉज दिस फोर्स इज द फंक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट के मुताबिक वेरी हो रहा है। तो मैंने यहां पर अप्रोक्सीमेटली फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है। तो वो फोर्स लिया और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई किया। हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स, क्योंकि ये लेंथ बनी, ये ब्रेड्थ बनी, सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसका एरिया निकाला, एक रेक्टेंगल का एरिया निकाला। इसी तरह मैं इसका भी एरिया निकालूंगा, इसका भी एरिया निकालूंगा, हर किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालूंगा और उनको क्या करेंगे, उनको सम करेंगे, वी विल गेट द वर्क डन, बट दैट वर्क डन विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल बट नॉट एक्यूरेट।
वो एक्यूरेट नहीं होगा, वो अप्रॉक्सीमेटली आप इस कर्व के अंडर जो एरिया आएगा वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय कन्वर्टिंग दिस एरिया, दिस होल सरफेस इनटू द स्मॉल रेक्टेंगल्स एंड find the area of the each rectangle, add them, you will get the area under this curve and you will get the work done, but that work done will not be accurate. फिर तो पता है कि ये छोटी जो वर्क निकली इस रेक्टेंगल में तो वो किसके बराबर निकली, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू फोर्स कितना लगा होगा इनटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा एक्स। अगर सारी वर्क निकालनी है तो फिर इन जैसे रेक्टेंगल्स के जो एरिया निकलते हैं उनको सम करिएगा, तो टोटल वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ एक्स डेल्टा एक्स। यानी कि ऐसी ही जो अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग डिस्प्लेसमेंट होगी तो उनको मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द एरिया ऑफ ईच रेक्टेंगल एंड डू द डिस्क्रीट समेशन, यानी कि उनका सम करिए। यहां पर मैंने डिस्क्रीट समेशन का वर्ड ये सिंबल यूज की। कहां से कहां तक, एक्स आई से लेके एक्स एफ तक, इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक हर किसी एफ एक्स डीएक्स का सम करिए। एफ एक्स वन डेल्टा एक्स वन प्लस एफ एक्स टू डेल्टा एक्स टू प्लस एफ एक्स थ्री डेल्टा एक्स थ्री प्लस, ऐसे ही करते जाइए कहां से कहां तक, एक्स आई पोजीशन से लेके एक्स एफ पोजीशन तक यू विल गेट द वर्क डन। बट यहां पर एक चीज करते हैं हमें पता है कि ये वाला एरिया छूट रहा है जो यहां पर ट्रायंगल में छूट रहा है, तो यहां पर क्या करेंगे, अगर हम ये जो डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं डेल्टा एक्स, अगर हम इसको छोटा कर देंगे और छोटा कर देंगे, इतना छोटा कर देंगे ये एक लाइन बने, रेक्टेंगल जो बन रहा है वो एक लाइन बने। देखो अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एक्स को कम करता हूं तो ये एरिया कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, ये इतना बनेगा, इतना रेक्टेंगल, फिर मैं और कम करता रहूंगा, ये इतना बनेगा, फिर मैं और कम करता रहूंगा, तो ये जो रेक्टेंगल्स यहां पर बनेंगे वो लाइन जैसे बनेंगे। मतलब क्या, ऐसे एक लाइन आई, एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल, तीसरा रेक्टेंगल, ऐसे ही बताओ। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को अप्रोच करो, यहां पर ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर हम इस डिस्प्लेसमेंट को अप्रोच करें इट टेंड्स टू जीरो, तो यहां पर लिमिट लगाया हमने, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है बहुत छोटी हो रही है, बहुत छोटी हो रही है, तो ये मैंने लिमिट कर दिया, यहां पर लिमिट लगा दिया, क्योंकि ये जो यहां पर एरिया छूट रहा था वो भी इंक्लूड हो रहा है अब। मतलब कि ये वाला जो वर्क है, ये वाली जो वर्क है ड्यू टू दिस वेरिएबल फोर्स, अब ये एक्यूरेट होने वाली है, तो यहां पर ये मैंने लिमिट लगा दिया। तो जब हम लिमिट लगाते हैं डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये जो डेल्टा एक्स है ये डीएक्स में कन्वर्ट होता है, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये बहुत छोटी है, तो ये जो डिस्क्रीट समेशन है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन। सो यहां पर मैं लिखूंगा W जो आएगा वो किसके बराबर होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, ये जो डेल्टा एक्स है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इंटीग्रल में, कंटिन्यूअस समेशन में। यहां एफ एक्स और डेल्टा एक्स के बदले dx, मगर कहां से कहां तक, एक्स आई पोजिशन से लेके फाइनल पोजिशन। तो दिस विल बी द वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, मतलब कि इट इज द डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको पता होगी जब हमें पता होता है कि लिमिट्स क्या है, लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, कहां से कहां तक आपने इंटीग्रेशन करनी है, कहां से कहां तक आपने कंटिन्यूअस समेशन करना है, किसका, एफ एक्स डी एक्स का। यानी कि एफ एक्स डी एक्स इज नथिंग, इट इज द वर्क डन इन ऑफ द स्मॉल रेक्टेंगल। तो उस स्मॉल रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो उनको ही कंटिन्यूअस समेशन करना है, यू विल गेट द टोटल वर्क डन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला। तो वर्क डन बाय द फोर्स, by the variable force is always equal to the definite integration of that force over this displacement। तो इस पे मैं थोड़ा यहां पर एग्जांपल्स बनाऊंगा तो आप वो करिएगा। पर अगर आप देखेंगे यहां पर एक फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, 2x i कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप न्यूटन, इतना फोर्स लग रहा है। वो जब एक बॉडी पे लग रहा है वो उसको इस पॉइंट से लेके 1 to 1, मतलब कि x1 y1 z1 2 x2 y2 z2, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ले रहा है उसको। तो आपने निकालना है कि इस फोर्स ने कितनी वर्क करी होगी। तो आपको पता है कि यहां पर हमें पता है कि फोर्स जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो आपने क्या करना है, यहां पर हमने इंटीग्रेशन का कंसेप्ट करना है।
तो यहाँ पर हम वो चीज़ है, तो आपको पता है कि ये जो वर्क निकलती है वो तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एफ ऑफ वाई ओवर डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, एफ ऑफ जेड ओवर डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग जेड एक्सिस। तो आपने इनका समेशन करना, बिकॉज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो अलग अलग एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स कंपोनेंट्स लग रहे हैं, और आप देखिए उस एक्सिस के अलॉन्ग उसने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी होगी, उन सब फोर्स कंपोनेंट्स की वजह से जो वर्क्स निकली, तो उनका समेशन करिए, यू विल गेट द टोटल वर्क डन। तो बता मुझे फोर्स कितना लग रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, दैट इज 2x, तो इनटू dx। बता डिस्प्लेसमेंट जो है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां से कहां तक लग रही है, दिस इज x1, दिस इज x2, फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2 प्लस, बताओ फोर्स अलॉन्ग y एक्सिस के अलॉन्ग कितना लग रहा है, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर dy। बताओ डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग y एक्सिस कहां से कहां तक हो रही है, 2 मीटर टू 3 मीटर, 2 मीटर टू 3 मीटर, प्लस फोर्स अलॉन्ग z एक्सिस, z एक्सिस के अलॉन्ग इस फोर्स का कंपोनेंट क्या है, x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट है, z कंपोनेंट नहीं है, तो 0 है। तो कहां से कहां तक, dz कहां से कहां तक, 1 मीटर से लेके 2 मीटर तक। आर यू गेटिंग मी, इट इज 0, तो दिस कैन बी टेकन आउट। तो 2x की इंटीग्रेशन, 2x की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, बता लिमिट कहां से कहां तक, 2 1 प्लस वाई स्क्वायर की इंटीग्रेशन y क्यूब बाई 3, बताओ वैल्यू, ये जो लिमिट्स है 3 2, तो इसका तो 0 आएगा ही। व्हाट विल बी दिस वैल्यू, वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो पहले क्या लेंगे, देंगे अपर लिमिट देंगे, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर हो गया 4, 4 बाई 2 कितना हो गया, 4 बाई 2 हो गया 2, माइनस क्या आएगा 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर बाई 2 कितना हो गया 1 बाई 2, और बाहर 2 है, फिर प्लस y को पहले अपर लिमिट दे दो 3, 3 क्यूब दैट इज 27, 27 बाई 3 दैट इज 9, माइनस क्या आएगा 2 क्यूब, 2 y को जहां y है वहां 2 दे दो, 2 क्यूब दैट इज 8, ये आएगा माइनस 8 बाई 3। समझ में आया, प्लस 0। बताओ इसका वैल्यू क्या आएगा, और जो वैल्यू आएगा 2 माइनस 1 बाई 2 दैट इज 3 बाई 2, इंटू आएगा 2 प्लस 9 माइनस 8 बाई 3 दैट इज 19 बाई 3, तो 2 और 2 गया, ये बनेगा 3 प्लस 19 बाई 3। व्हाट विल बी दिस वैल्यू, ये हो गया, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 3 कर दो, तो ये बनेगा 9 बाई 3, 9 प्लस 19 कितना हो गया 28, दिस विल बी 28 बाई 3 जूल्स। इतने अमाउंट ऑफ वर्क करेगा ये वाला फोर्स। तो आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू, शुक्रिया।